हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज हमारे पीएनसी में 8th लेक्चर है। आज हम कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स of any natural number. हालांकि ये टॉपिक नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम है, नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं हम ये, लेकिन पीएनसी से हम इसको टैकल कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। वी नो दैट एनी natural number can be written as the product of power of prime numbers, right? इसका क्या मतलब है? देखो, let n be a natural number. Then n can be expressed as p1 to the power alpha 1 into p to the power alpha 2 into p to the power alpha 3 into p to the power p4 to the power alpha 4 till Pn to the power alpha n, right? Where Pi is a prime number. For all I belongs to 1, 2, 3 till n. मतलब जो ये नंबर्स है ना, P1, P2, P3, P4 till Pn, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। देन एंड अल्फा आई इज अ नेचुरल नंबर। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू 1, for all I belongs to 1, 2, 3 till n, right? यहाँ तक मुझे, और जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है ना, जितने भी अल्फाज हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं कोई, और पी जितने भी हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम किसी भी नेचुरल नंबर्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 3 square। सो ऐसे में किसी भी नेचुरल नंबर को एज अ पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट? ठीक है, अब इसको एक चीज समझते हैं। अब क्या नंबर ऑफ डिवाइजर्स हम कैसे निकालेंगे n के? n का कोई भी जो डिवाइजर है वो बनेगा कैसे बनेगा? वो मुझे ये पता है क्या कि n is divisible by लेट्स से अगर मैं P1 की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ P1 की बात करता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो n है वो कैसे डिविजिबल होगा? n is divisible by P1 की पावर m, where m is right? मतलब मान लो अल्फा 1 की वैल्यू 5 है, तो क्या n जो होगा वो P1 से भी डिविजिबल है,
P1 स्क्वायर से भी डिविजिबल है, P1 क्यूब से भी डिविजिबल है, P1 की पावर 4 से भी डिविजिबल है, P1 की पावर 5 से भी डिविजिबल है, बट P1 की पावर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट? सिमिलरली we can say that n is divisible by any combination of P1, P2, P3 and so on till Pn. बट कहां तक उनकी पावर जाएंगी? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, राइट? अब देखो, क्या मैं यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं P1 जो है मेरे पास अल्फा 1 है, इनकी P1 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज we have alpha 1 alike objects of type 1, alpha 2 alike objects of type 2, अल्फा 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अलाइक बोल दो, आइडेंटिकल बोल दो, एक ही बात है, ऑफ टाइप 3 एंड सो ऑन, राइट? तो मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ इन अलाइक ऑब्जेक्ट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 इनका फ्री सिलेक्शन करना है, राइट? तो यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं. Number of divisors of n is equal to alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1 till alpha n plus 1, राइट? ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि जब P1 सेलेक्ट ही नहीं हुआ, यानी कि मैं सिर्फ P2 को सेलेक्ट कर रहा हूं, या P2 सेलेक्ट नहीं हुआ, या P3 सेलेक्ट नहीं हुआ, राइट? समझ आई बात? सिमिलरली मान लो मैं इसको बोल रहा हूं D, मतलब D क्या बोल रहा हूं? D इज द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n. नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे? D माइनस टू. क्यों? क्या? क्योंकि प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं? ऑल द डिवाइजर्स एक्सेप्ट 1 एंड n, इसलिए D माइनस. यहां तक क्लियर हुआ? ये क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हैं इनके बारे में. क्या नोट है? पॉइंट 1, if n is a perfect square, then number of divisors of n will be odd in number. इसका क्या मतलब है? अगर n देखो परफेक्ट स्क्वायर, तो जितनी भी पावर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 टिल अल्फा n, वो सारी इवन होंगी. तो यानी कि अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 टिल अल्फा n प्लस 1 सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं. तो क्या मैं यहाँ पे एसेंशियली ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और ऑड नंबर का प्रोडक्ट एक ऑड नंबर ही होगा, राइट? सेकेंड, number of ways to express n as a product of two distinct natural numbers.
देखो मान लो कि n परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो d होगा वो ऑड होगा, जो d होगा वो ऑड होगा। एक ना एक बीच में नंबर ऐसा आएगा जो कि अकेला होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 25 को देखो आप, 25 कैन बी 1, इसके जो डिवाइजर्स हैं वो ये हैं, तो मैं 1 इंटू 25 तो कर सकता हूँ, बट 5 इंटू 5 नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब आंसर वुड बी d-1/2। d-1/2 n is a perfect square. It would be d/2, n is not a perfect square. Clear? Sum of all divisors. Third point is sum of all divisors. Divisors of n is equal to 1 plus p1 plus p1 square till p1 की पावर अल्फा 1 इंटू 1 प्लस p2 प्लस p2 स्क्वायर टिल p2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन। और ये जाएगा कहाँ तक? 1 प्लस पी एन स्क्वायर टिल पी एन की पावर अल्फा n। ये मेरे पास n GPs हैं, इन n GPs को मैं सॉल्व करूँगा और इन सबको आपस में प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा। क्लियर हुई बात? ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अब इस पर जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं इन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। let n is equal to 4500, then find, क्या क्या फाइंड करना है हमें? टोटल डिवाइजर्स ऑफ n, b टोटल नंबर ऑफ even divisors of n, c total number of divisors of n which are perfect squares, d total number of divisors of n which are of the form 4k plus 2 where k is a whole number. Okay. E if d1 d2 d3 till dn are all the divisors of n, find greatest integer of sigma 1 by di where I is from 1 to n is a greatest integer function. राइट, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सारा कॉन्सेप्ट डिवाइजर्स का यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। देखो सबसे पहले तो मेरा स्टेप क्या होगा डिवाइजर्स के क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप जो n है ना उसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। हेंस 4500 कैन बी रिटन एज
2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, राइट। ठीक है, अब पार्ट ए क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। यहां से देखो, अब टोटल डिवाइजर्स डी कितने होंगे, 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, 3 इंटू 3 9, 9 4 ज़ा 36। सो टोटल 36 डिवाइजर्स ऑफ 4500 आर पॉसिबल। इसमें से प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे, 34, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 4500 इटसेल्फ, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो कि प्राइम्स का कोई रोल नहीं है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स में प्राइम का कोई रोल नहीं है, मतलब कि कौन से प्राइम की पावर है उसका कोई रोल नहीं है। अगर मैं 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स काउंट करूं और 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स काउंट करूं तो वो सेम आएंगे, क्योंकि मुझे तो बस क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, राइट। ठीक है, बी टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। ठीक है, चलो इवन डिवाइजर्स देखते हैं हम कैसे आएगा। मेरे को एक बात बताओ, इवन डिवाइजर सेलेक्ट करने हैं मुझे, राइट। इवन डिवाइजर्स, मैं 2 की कौन कौन सी पावर सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं 2 की, या तो 2 की पावर 0 आ जाए या 2 की पावर 2 आ जाए, राइट। अब 3 की में भी या तो 3 की पावर 0 आ जाए या 3 की पावर 2 आ जाए। 5 के केस में या तो 5 की पावर 0 आ जाए या 5 की पावर 2 आ जाए। तो टोटल कितने वेज हुए, देखो मेरे पास 2 को सिलेक्ट करने के 2 वेज हैं, 3 को भी सिलेक्ट करने के 2 वेज हैं, 5 को भी सिलेक्ट करने के 2 वेज हैं। तो इसका मतलब 8 इवन डिवाइजर्स आर देयर। अच्छा, मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स कर दिया यार, ये तो सॉरी। चलो इस पार्ट को मैं सी कर देता हूँ। 8 डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। अब देखो पार्ट बी, विच आर इवन डिवाइजर। मुझे पता है इवन डिवाइजर कब आएंगे, इवन डिवाइजर्स कब आएंगे। देखो 2 की पावर कितनी है, स्क्वायर। 2 को सिलेक्ट करने के मेरे पास 2 तरीके होंगे, एक एटलीस्ट 1 2 जरूर सेलेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 2 सेलेक्ट करना है मुझे। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, मैं क्या करते हैं उसके फॉर्मूले में, हम सिर्फ 2 + 1 - 1 बाई एन ही कर लेते ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 और मोर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे, n, राइट। इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 24 इवन डिवाइसेस। तो ऑड कितने हो गए, 36 - 24 विच इज 12 ऑड डिवाइसेस। क्लियर। अब देखो पार्ट डी, वो डिवाइसेस चूज करने हैं मुझे जो कि 4k + 2 के फॉर्म के हो। इसको मैं ऐसे लिख लूं, यानी कि एग्जैक्टली 1 2 है, एग्जैक्टली 1 2 प्रेजेंट है और एक ऑड नंबर है। तो मैं ऐसे कर लूं कि नंबर ऑफ 2, जो मुझे 2 सेलेक्ट करने के कितने वेज है मेरे पास, सिर्फ 1 वे है। इनटू ऑड नंबर्स में कुछ भी सिलेक्ट करूं वो फ्री सिलेक्शन है, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 4। 3 की सिलेक्शन 3 वेज, 5 की सिलेक्शन 4 वेज, सो टोटल 12 सच डिवाइजर्स, राइट। कोई डाउट, दिस इज नथिंग बट selecting exactly 1 2 and any odd number out of 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 square, 5 to the power 0, 5 1 square, 5 cube, right। ई पार्ट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 1/7
sigma 1 by di. Okay, this is a very interesting part. This is an interesting part. See, 1 by d1 plus 1 by d2 plus 1 by d3 plus 1 by d4 till 1 by, right? अब यहां पर एक चीज नोटिस करो आप, चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं. जैसे 25 है, 25 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? 25 के डिवाइजर्स होंगे 1, 5, 25. तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले तो आप एलसीएम देखोगे 25 ही आएगा. ठीक है, 25 ही आएगा. पहला नंबर जो आएगा वो इटसेल्फ 25, फिर 5 और फिर 1. ठीक है. सिमिलरली एक एग्जाम्पल और लेता हूं, 18. दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू 2. इसके कौन कौन से डिवाइजर्स होंगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9 एंड फिर यही 6 डिवाइजर्स हैं. देखो जब मैं इनका सम करूंगा 1 by 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 9 प्लस 1 by 18, तो एलसीएम तो 18 आएगा इनका. एलसीएम तो 18 आएगा. तो पहला नंबर क्या है ऊपर? 18. दूसरा नंबर 9, तीसरा नंबर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1. तो क्या आप ध्यान से ऑब्जर्व कर, जो न्यूमरेटर है दैट इज द सम ऑफ डिवाइजर्स, राइट? दैट इज द सम ऑफ डिवाइजर्स. एंड जो डिनोमिनेटर दैट इज n itself. इसका मतलब सिग्मा 1 बाई डी आई वुड बी, ऊपर क्या आएगा? सिग्मा डी आई डिवाइडेड बाई n. क्लियर हुआ? अब सिग्मा डी आई क्या होगा? व्हाट इज सिग्मा डी आई? बाय 4500. चलो सिग्मा डी आई कैलकुलेट करते हैं. कैसे बताया था मैंने? 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5. देखो कितना हो गया ये? 3 और 4 7 इंटू 9 और 4 13 इंटू 125 एंड 25 156. ठीक है. तो जो सिग्मा 1 बाई डी आई आएगा वो कितना आएगा? फाइनली वो आएगा 7 इंटू 13 इंटू 156 डिवाइडेड बाई 4500. दिस इज 91 इंटू 13 बाय 370. अब एक चीज़ नोटिस करो, जो ये नंबर है ना 91 इंटू 13 बाय 375, ये 3 पॉइंट समथिंग है. इसका मतलब ऐसे है. तो क्या मैं बोलूँ सिग्मा ऑफ 1 बाई डी आई का सिग्मा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज इक्वल टू 3. तो आंसर इज 2. क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया ये वाला टॉपिक. ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है, राइट? चलिए अब हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशंस. व्हाट? सर्कुलर परम्यूटेशंस. इसको समझाने के लिए देखो, चलो एक सर्कल बनाते हैं. एक सर्कल है, ठीक है? यहां पे n सीट्स हैं.
मान लो ये n सीट्स हैं यहाँ पे, मुझे ये बताओ नंबर 1 सीट कौन सी है, विच सीट इज नंबर 1, विच सीट इज नंबर 1? आप कहोगे पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सारी सीट्स आपस में आइडेंटिकल हैं। देखो हम यहाँ पे वो सिनेरियो ले रहे हैं कि किसी के भी सामने वो नहीं है कि इस सीट के सामने वॉल है, इस सीट के सामने चेयर है, इस सीट के सामने कोई मग रखा है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। सिंपल एक सर्कल है, उस पे n पॉइंट्स हैं या n चेयर्स लगी हुई हैं वहाँ पे। मान लो कौन सी चेयर 1 है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सारी आइडेंटिकल है, सारी आइडेंटिकल है, राइट? समझ आई बात कि वो सारी की सारी आइडेंटिकल हैं। तो इसका मतलब ठीक है, अब यहां से ये समझते हैं, लेट देयर बी n distinct objects, then case 1 इसका A पार्ट, इसको ऐसे लिखता हूँ, टू अरेंज n distinct objects around a circular table, circular or round table, taken all at a time. ठीक है? तो मान लो कोई एक पर्सन को उठाते हैं, कोई भी एक पर्सन ले लेते हैं हम, ठीक है ना, कोई भी हमने एक पर्सन ले लिया, वन पर्सन कैन बी सेलेक्टेड इन NC1 वेज। भाई हमने कोई एक पर्सन ले लिया, NC1 वेज होंगे उसके, उस एक पर्सन को मान लो मैंने यहां बिठा दिया P1 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, P1 बिठा दिया। तो अब आपको नहीं लग रहा कि P1 के जो साथ वाली जो चेयर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं? क्यों डिस्टिंक्ट है, क्यों आइडेंटिकल नहीं है, क्यों? क्योंकि इस चेयर को मैं क्या बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली चेयर, इस चेयर को मैं बोलूँगा कैसे बोल सकता हूँ इसको, सेकेंड चेयर ऑन दी लेफ्ट ऑफ P1 या ऑन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ P1। ऐसे ही इस चेयर को मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट चेयर इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ P1। समझ आई बात? तो अब ये सारी चेयर्स डिफरेंट हैं, यहां पर B बैठा और यहां पर B बैठा हो, दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जो B बैठा है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ P1 है या फिर इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ P1 है, इसलिए अब ये दोनों चेयर्स डिस्टिंक्ट हैं। पहले सेम थी बट P1 के बैठते ही किसी भी एक चेयर पे ये सारी चेयर्स डिस्टिंक्ट हो गई, राइट? नाउ अच्छा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट की बात करी है यार, वन ऑब्जेक्ट। नाउ रेस्ट ऑफ n-1 ऑब्जेक्ट्स can be arranged in n-1 factorial ways। भाई बाकी जो n-1 बचे हम उनको n-1 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं, लेकिन तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे, NC1 into n-1 फैक्टोरियल विच इज n into n-1 फैक्टोरियल विच इज n फैक्टोरियल, राइट? लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो आपको नहीं लग रहा कि हमने यहाँ पे पोजीशन को इंपॉर्टेंस दे दी कि हमने तो इसी चेयर पे बिठाया, हो सकता है मैं इस चेयर पे बिठाता हूँ, इसका मतलब मुझे n से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट? सो कैन आई राइट टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग
n distinct objects around a circular table is equal to n into n minus 1 factorial divided by n is equal to n minus 1 factorial. क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट. टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग n distinct objects around a circular table is n minus 1. Is it clear? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है. अब इसी को एक तरीके से और समझाता हूं. चलो इसको एक तरीके से और समझाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. अभी बताता हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. अब आप इन 5 राउंड टेबल्स को देखो जिसके अराउंड 5 लोग बैठे हुए ए बी सी डी ई. अगर आप फर्स्ट परम्यूटेशन को देखो, फर्स्ट अरेंजमेंट को ए बी सी डी ई. अब सेकंड अरेंजमेंट को देखो ए बी सी डी. हर अरेंजमेंट यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ. एवरी अरेंजमेंट, ये कैसे मिली है मुझे हर अरेंजमेंट? बाय शिफ्टिंग 1 person in anti-clockwise direction. तो हमने हर अरेंजमेंट में, जैसे फर्स्ट अरेंजमेंट है, इससे मुझे सेकंड अरेंजमेंट कैसे मिली? मैंने इसको एक पर्सन को एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया. सिमिलरली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखो, रिलेटिव पोजीशन तो सबकी सेम है ना. हर अरेंजमेंट में जो रिलेटिव पोजीशन है वो तो सेम ही है भाई. बी अगर पहली में ए से एंटी क्लॉकवाइज बैठा था एक पोजीशन दूर, तो वो दूसरे में भी वही है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी सेम है. लेकिन अगर ये हो क्या रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है
कि मैं हर अरेंजमेंट में एक एक पर्सन को एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करता जा रहा हूँ। लेकिन अगर लीनियर में यही खेल हो, अगर लीनियर में देखो, जैसे ये लिखा हुआ मान लो ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। अब मैं एक ऐसी अरेंजमेंट बनाऊं जहां पे मैं एक शिफ्ट कर दूं, मान लो ई, ए, बी, सी, डी। लीनियर में ये दोनों अरेंजमेंट्स डिफरेंट हैं, बट इन केस ऑफ अ राउंड टेबल और सर्कुलर टेबल ये दोनों अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन सबकी सेम है। सो कैन आई से दैट, मतलब अच्छा, सबसे पहले मैं बोलूं, यानी कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग n लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, राइट? तो मैं बोल सकता हूं n इंटू टोटल सर्कुलर परम्यूटेशंस इज इक्वल टू टोटल लीनियर परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट्स। So can I say that n into total circular permutations is equal to n factorial? So यहाँ से circular permutations कितनी आ गई? n minus 1, n factorial by n, which is n minus 1. क्लियर हुआ? नाउ आई होप ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। इसका केस बी, और इसको ऐसे लिखता हूँ केस 2। नंबर ऑफ वेज of arranging n distinct objects around a circular table when clockwise and anti-clockwise configuration are same. देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक सर्कल है, ठीक है? इस पे वही n पॉइंट्स हैं। मान लो ये बैठा है A, ये बैठा है B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक? अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ A, B, D। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट मानूं तो ये दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों कैसे हैं? ये डिफरेंट हैं। लेकिन अगर मैं उनको सेम मानूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम मानूं, मतलब कि बी ए से क्लॉकवाइज एक पोजीशन दूर बैठा हो या एंटी क्लॉकवाइज एक पोजीशन दूर बैठा हो, वो दोनों सेम है, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा वहाँ पॉसिबल है जहाँ पे हम स्पेस में उस ऑब्जेक्ट को, उस राउंड कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्लैंड्स, नेकलेसेस, ठीक है? वहाँ पर ये पॉसिबल है। नाउ केस 3,
केस 3 क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ, जब तक मेंशन ना हो ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन दोनों डिफरेंट होती हैं. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n distinct objects around a round table taking r at a time. अब मान लो n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन चेयर में ना सर्कल में सिर्फ r चेयर्स हैं. n ऑब्जेक्ट्स हैं, n पर्सन्स हैं, लेकिन r ही चेयर्स हैं मेरे पास. तो मैं क्या करूँगा इस केस में? क्या करेंगे हम भाई? पहले n में से r को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जो r आए उनको r-1 चेयर्स पे अरेंज कर दो. क्योंकि सर्कुलर टेबल है तो r पर्सन्स के अरेंजमेंट r-1 फैक्टोरियल होगी. क्यों? उसका रीजन अभी ऊपर अच्छे से क्लियर किए. क्लियर? केस 4 क्या है? केस 4, नंबर ऑफ वेज of arranging n distinct objects around a circular table taking r at a time when anti-clockwise and clockwise config are same. बहुत आसान. क्या कैसे करेंगे? n में से r पीपल सेलेक्ट करें, r पीपल बोल दो, r ऑब्जेक्ट्स बोल दो, और उनको अरेंज किया सर्कुलर टेबल पे इन r-1 फैक्टोरियल वेज. अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम है तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? राइट? क्लियर ना इतना? ठीक है. अब देखो चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे. क्वेश्चन: देयर आर 7 फ्रेंड्स. देयर आर 7 फ्रेंड्स including F1, F2, F3. Find the number of ways of seating all of them around a round table if at least two of F1, F2 and F3 are together. देखो क्या बोल रहे हैं, 7 फ्रेंड्स है जिसमें से 3 फ्रेंड्स है F1, F2, F3. हमें उन्हें ऐसे अरेंज करना है एक सर्कुलर टेबल कि कम से कम ना 2 लोग F1, F2, F3 में से 2 लोग तो कम से कम साथ हो सकता है 2 साथ हो सकता है तीनों साथ हो. तो मैं क्या करूँगा इस केस में, मैं टोटल में से वो केसेस हटा दूंगा जहाँ पे तीनों ही अलग अलग बैठे हैं. ठीक है. मान लो
वो जो 7 फ्रेंड्स हैं ना, वो A B C D F1 F2 F3 हैं, ये 7 फ्रेंड्स हैं। इनको मुझे एक सर्कल में बिठाना है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, टोटल वेज कितने होंगे मेरे? टोटल वेज 6 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल है, राइट। इनमें से मैं वो केसेस हटा देता हूं सच दैट F1 F2 एंड F3 आर नेवर टुगेदर। केसेस व्हेन F1 F2 F3 आर नॉट टुगेदर। अब देखो, अगर मुझे इनको अलग अलग करना है, सबसे पहले A B C D जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैं उनको बिठाऊंगा। मान लो A B C और D, इन चारों को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। कितने केसेस हैं इसके इन चारों को बिठाने के? 3 फैक्टोरियल, राइट। अब मुझे अगर F1 F2 F3 को अलग अलग बिठाना है तो मुझे उन्हें इन जो ये 4 गैप्स क्रिएट हुए ना, देखो मैं इनको कलर से दिखा रहा हूँ इन गैप्स को। गैप 1, गैप 2, गैप 3 और ये गैप 4। इन चारों गैप में से कुछ किसी भी 3 में मैं अगर F1 F2 F3 को बिठा दूं तो तीनों साथ नहीं होंगे। कितने नंबर ऑफ वेज हैं इनको फिल करने के, इन गैप्स को? भाई 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लूँ और ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। अब देखो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक भी पर्सन, एक भी ऑब्जेक्ट उस टेबल पर है ना, तो सारी चेयर्स आपस में डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए उनके जो परम्यूटेशन होंगी वो n फैक्टोरियल ही होंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और नोटिस करो इसमें, क्या कि अगर मैं n ऑब्जेक्ट्स की लीनियर परम्यूटेशन है, लीनियर अरेंजमेंट करता हूँ ना, तो कितने गैप्स क्रिएट होते हैं? हमने पिछले लेक्चर में देखा था n+1, बट ऑन अ सर्कल सिर्फ n गैप्स ही क्रिएट होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर? तो रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे? रिक्वायर्ड वेज वुड बी 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर इंटू 4, 36 इंटू 4 इज 108, टोटल इज 566। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि दिस इज 108। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ garlands that can be made using 7 distinct flowers। अब देखो 7 डिस्टिंक्ट फ्लावर्स हैं, गार्लैंड्स बनाने हैं, तो इसमें स्पेशल चीज़ क्या है? गार्लैंड्स बनाने, तो सर्कुलर गार्लैंड बनाना है। इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम होगा, क्योंकि आप गार्लैंड को स्पेस में पलट भी सकते हो, गार्लैंड सेम ही रहेगा। इसका मतलब आंसर वुड बी 6 फैक्टोरियल बाय 2, दैट इज 720 बाय 2, 360 टोटल गार्लैंड्स आर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 5 boys and 5 girls. To be seated on a round table. Such that a particular boy and a particular girl are not
टुगेदर। केस इसको कैसे करेंगे हम? वही जैसे हर बार करते, टोटल माइनस रॉन्ग वेज। टोटल वेज कितने होंगे? टोटल वेज यहाँ पर अब 10 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, 5 बॉयज 5 गर्ल्स, तो टोटल वेज वुड बी 9 फैक्टोरियल। अब रॉन्ग केसेस कौन से होंगे इसमें से? रॉन्ग केसेस, मान लो वो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर B1 G1 है, B1 एंड G1 आर टुगेदर, तो इन दोनों को एक मान लो, तो अब कितने ऑब्जेक्ट्स बचे मेरे पास? 9 ऑब्जेक्ट्स, तो इनके केसेस कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 - 1 फैक्टोरियल। बट B1 और G1 आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आंसर वुड बी रिक्वायर्ड वेज is 9 factorial, also not minus, it should be minus 8 factorial। क्लियर हुआ? यहाँ पे से मैं चलो 8 फैक्टोरियल कॉमन लेता हूँ, बचा के अंदर 9 -2, दिस इज 7 × 8 फैक्टोरियल, राइट। चलो इसका ना, इसी को करने का एक और तरीका भी है, एक और मेथड है इसको करने का। क्या मेथड है? मेथड नंबर 2। हमें क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स B1 और G1 पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ, G1 को नहीं बिठा रहा, अभी मैं G1 को नहीं बिठाता, बाकी सबको बिठा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, B1 G2 G3 B2 एंड सो ऑन टिल G5 तक। मैंने क्या करा, everyone except G1 आर सीटेड। कितने वेज होंगे भाई? 10 में से एक गया, 8 फैक्टोरियल वेज होंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब G1 को बिठाते हैं इन 8 फैक्टोरियल वेज। अब G1 कितने वेज में बैठ सकती है? 8 लोग यहाँ पे, अब कितने लोग हैं यहाँ पे? 9 लोग बैठे, तो कितने गैप्स क्रिएट हुए? 9 गैप्स। बट G1 कितने गैप्स में बैठ सकती है? G1 इस गैप में नहीं बैठेगी, इस गैप में नहीं बैठेगी और इस गैप में नहीं बैठेगी, क्योंकि अगर इन दोनों गैप्स में बैठ गई तो B1 के साथ आ जाएगी। तो G1 कैन बी सीटेड इन 7 gaps only. Hence required ways कितने आ गए? 7 into 8 factorial, right? By fundamental principle of counting only. Clear? Question. Find the number of ways of seating 9 guests around a circular table such that all shall not have same neighbors. अब वो कह रहा है
सर्कुलर टेबल है जिसमें मुझे 9 लोगों को बिठाना है, ऐसे बिठाना सच दैट ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो एक पर्सन है ए, एक बार बी उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठ गया और एक बार उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठ गया। मतलब कि आप ऐसे समझो, एक ये सर्कल है, इनफैक्ट ये 2 सर्कल्स बनाता हूं मैं। मान लो यहां पर ए बैठा है, इधर बी बैठ गया, इधर सी बैठ गया। अब एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी भी होगी कि ए यहाँ है, यहाँ सी है और यहाँ बी है। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में ए के जो नेबर्स हैं वो बी और सी ही हैं, तो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को उसने एक ही काउंट करने को बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन हुआ? when arrangement of 9 distinct objects around a circular table when anti-clockwise and clockwise configurations are same. So required ways कितने हो जाएंगे? 8 factorial divided by, बहुत ध्यान से याद रखना इन वर्ड्स को, all shall not have same neighbors, all shall not have same neighbors, all shall not have same neighbors। इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशंस आर सेम, राइट? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of ways of selecting 3 people out of n people seated around a round table such that no 2 of the selected persons are together, right? भाई अब एक सर्कल है, उसमें n, अभी तक हम क्या कर रहे थे? n लोगों को, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे थे एक अराउंड अ सर्कल। बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऑलरेडी n लोग एक राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, उनमें से मुझे कोई ऐसे 3 लोग सेलेक्ट करने सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसको करने के ना देयर आर मल्टीपल वेज। कितने वेज हैं? मल्टीपल वेज हैं, 3 वेज हैं, 3 तरीके बताऊंगा इसको करने के। ठीक है ना, पीएनसी पढ़ रहे हैं तो इसके भी नंबर ऑफ वेज कितने? 3 नंबर ऑफ वेज। दिस कैन बी डन इन 3 वेज। पहला केस देखते हैं, पहला वे, पहला तरीका कैसे करेंगे हम? सिंपल जो अप्रोच हम अभी तक लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, क्या? टोटल माइनस रॉन्ग केसेस, टोटल माइनस रॉन्ग केसेस। ठीक है, टोटल वेज कितने होंगे ऑफ सेलेक्टिंग 3 पीपल आउट ऑफ n पीपल? टोटल वेज कितने हैं? फिर कलर चेंज कर देता हूं ताकि NC3, राइट? NC3 वेज है ऑफ सेलेक्टिंग any 3 people out of n। ठीक है, अब इसमें से रॉन्ग केसेस कौन से होंगे? रॉन्ग केसेस वो होंगे या तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव बैठे हो या 3 में से कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव बैठे हो। ठीक है, पहले वो वेज देखते हैं, केसेस व्हेन ऑल 3 आर कॉन्जिक्यूटिव। देखो इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं।
अब मान लो यहाँ पे n है 1 2 3 4 5 6 7 टिल n, ठीक है भाई। या तो 1 2 3 सेलेक्ट हो जाए, देखो इनको अलग अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। या तो 1 2 3 सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, या 2 3 4 सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर चलो कोई और कलर लेता हूँ, या फिर 3 4 5 सेलेक्ट हो जाए। ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ये, या फिर n1 2 सेलेक्ट हो जाए। हेंस कितने नंबर ऑफ वेज हुए, टोटल n वेज, ठीक है। नम केसेस व्हेन ऑल 3 आर कंसेक्यूटिव, ऐसे n केसेस होंगे जब तीनों के तीनों पर्सन कॉन्जिक्यूटिव है। नाउ अनदर केस, अनदर रॉन्ग केस, cases when exactly 2 of them are together. देखो इसको भी सर्कल बना के दिखाऊंगा। मान लो यहाँ पे फिर से वही n लोग हैं, टिल n, ठीक है। इसमें से पहले ना दो दो को सिलेक्ट करते हैं। देखो दो दो को सिलेक्ट करने के फिर से वही वेज, दो कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, या तो 1 2 आ जाए, या 2 3 आ जाए, या 3 4 आ जाए। ऐसे करते करते या फाइनली n1 आ जाए। कितने वेज हैं ऐसे, such that to selecting 2 people such that both of them are consecutive, n ways are there। अब बचा एक, अब एक और को सेलेक्ट करना सच दैट वो इन दोनों से कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। वो कितने वेज होंगे, देखो मान लो आपने 1 और 2 को सिलेक्ट कर लिया, 1 और 2, तो अब आप n और 3 को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो वो थर्ड पर्सन चाहिए वो 1 और 2 से कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 और 2 पोजीशन सेलेक्ट करी है तो n और 3 सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कितनी बची मेरे पास सिलेक्ट करने के लिए, n-4। उनमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट करूं, ठीक है। सो रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए मेरे को, जो रिक्वायर्ड वेज हैं ऑफ सेलेक्टिंग 3 पीपल सच दैट नो 2 ऑफ देम आर टुगेदर इज nc3 माइनस n प्लस n इंटू n-4। दिस इज इक्वल टू n इंटू n-4, राइट। थोड़ा सा और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, n, अब n-4n वुड बी -3n, सो दिस बिकम्स n² -3n। nc3 माइनस ऑफ n² -3n, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, nc3 minus n² plus 3n. These are the total number of required ways of selecting 3 people out of n people around a circular table such that no 2 of them are consecutive. Clear हुआ? Method number 2. Method number 2. अब एक सर्कल है फिर से मेरे पास, वही सर्कल, सर्कुलर परम्यूटेशन सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। अब ना फिर से वही n पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, n पोजीशंस बेसिकली 1 2 3 4, ऐसे करते करते n पोजीशंस। इसमें से कोई भी एक चूज कर लो, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई पहला तो मैं कैसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, पहला तो कैसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो
इसको मैं लिखता हूँ लेट्स सेलेक्ट वन पर्सन इन NC1 वेज। मैंने NC1 वेज में पहला पर्सन सेलेक्ट कर लिया। भाई पहला तो रैंडम है, कुछ भी उठा लूँ। अब जो बाकी जो दो उठाने हैं ना, कितने लोगों में से उठाने हैं बाकी दो? अब जो रेस्ट 2 है, कितने? N-3, कितने? N-3, राइट? अब बाकी जो N-3 क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर मैंने मान लो मैंने पोजीशन 1 सेलेक्ट कर ली, तो मैं 2 और N सेलेक्ट नहीं कर सकता ना, तो 3 लोग कम हो गए N में से, तो N-3 पीपल। अब एक काम करो, जो बाकी का जो सर्कल है ना, उसको लीनियर मान लो लीनियर है। लेट्स assume these N-3 people are in linear arrangement of which 2 non-consecutive people are to be selected. ठीक है? आउट ऑफ विच 2 non-consecutive persons are to be selected. अब लीनियर में कैसे करते थे? देखो लास्ट लेक्चर में सिखाया था, N-3 में से 2 अगर सेलेक्ट कर लें तो कितने नॉट टू बी सिलेक्टेड है? N-5। N-5 पीपल में कितने गैप्स क्रिएट होंगे? N-5 + 1 विच इज N-4। N-4 गैप्स। 2 people can be 2 non-consecutive people, सॉरी इसको ऐसे लिखता हूँ, 2 non-consecutive people। N-4C वेज, ठीक है? तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज आएंगे। अच्छा रुको 1 मिनट, इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये सेकंड मेथड आपको अलग से पहचान में आए कि ये सेकंड मेथड है। ये थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उप्स, गड़बड़ हो गई। इसको थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि दिस इज सेकेंड मेथड, यार रहने दो यार, हाईलाइट नहीं करता, चलो नहीं करता हाईलाइट। ठीक है, अब मुझे वापस लिखना पड़ेगा। लेट सेलेक्ट selected from N-3 people. Let's assume. ठीक है, क्लियर? अब देखो तो टोटल वेज कितने आएंगे यहाँ पे? टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे? टोटल रिक्वायर्ड वेज भाई NC1 इंटू N-4C2। बट अभी भी ये कंप्लीट है क्या? ये कंप्लीट है क्या? नहीं कंप्लीट है। क्यों? यहाँ पर हर ट्रिपलेट जो है ना वो 3 बार काउंट होगा, तो इसलिए इसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 3। अब क्यों ऐसा हो रहा है वो ध्यान से समझो। जब आपने NC1 किया ना, मान लो उसमें एक 1 सेलेक्ट हो गया, ठीक है, उसमें एक 1 सेलेक्ट हो गया।
अब जब आपने 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीपल सिलेक्ट करें, मान लो उसमें 3 और 5 सेलेक्ट हो गए, कर हो सकते हैं 3 और 5 क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। अब मान लो आपने एनसी वेज में ना 3 सेलेक्ट कर लिया पहले, राइट, 3 सेलेक्ट कर लिया। अब जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है उसमें आप 1 और 5 सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही मान लो NC1 में 5 सेलेक्ट किया, अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव में आप 1 और 3 सेलेक्ट कर लो। तो आपको दिख रहा है कि एवरी ट्रिपलेट was counted 3 times. Hence required ways कितने हुए? NC1 into n-4C2 डिवाइड बाय। क्लियर हुआ? आई होप आपको सेकेंड मेथड भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड इसका थर्ड मेथड। फिर से एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है। इस सर्कल पे वही एंड पॉइंट्स, करते करते, ठीक है। लेट्स अज्यूम these n people are in linear arrangement. मान लो ये जो n लोग हैं ना, अब ये लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हैं, ये लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप यहां पे, अगर इनमें से मुझे 3 लोग सेलेक्ट करने हो विच आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव, तो कैसे करूंगा? n-3 people not to be selected, gaps created would be n-3 plus 1 which is n-2 gaps. Now 3 non-consecutive people, non-consecutive persons can be selected in n-2c 3 ways when n people are linear arrangement. ठीक है, तो n-2c 3 ways आ गए। अब लेकिन मान लो जो n-2c3 है ना, आपने भाई लीनियर अरेंजमेंट में कैसे बैठे होंगे? 1 2 3 टिल n। इसमें से आपने एक 1 सेलेक्ट कर लिया और एक n सेलेक्ट कर लिया, और बीच में से एक कोई 3 सेलेक्ट कर लिया। तो लीनियर में तो ये कॉम्बिन ट्रिपलेट वैलिड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो सर्कल पे वैलिड नहीं है ना, क्योंकि 1 और n कैसे है? 1 और n जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसका मतलब आप जो फर्स्ट और लास्ट गैप है ना, वहां से सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे कितने वेज होंगे जहां पे आपने फर्स्ट और लास्ट गैप सेलेक्ट किए? भाई 2 गैप सेलेक्ट कर लिए, बचे कितने? n-4 गैप्स। n-2 में से 2 हटा दो, n-4 गैप्स। C1 क्योंकि फर्स्ट और n 1 और n सेलेक्टेड है, उसमें से एक और ले लो, तो n-4 C1। तो टोटल वेज कितने आएंगे? n-2 C3 minus n-4 C1। These are the total number of ways. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। ज़रूरी नहीं कि वो यही आपसे हर बार पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट n नॉन कॉन्जिक्यूटिव, n
3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीपल एंड आउट ऑफ n पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, इसी कॉन्सेप्ट को घुमा के कुछ भी पूछ सकता है वो। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अच्छा, अब एक चीज समझो आप इसमें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं यहाँ पे। इफ n distinct objects are to be arranged on the vertices of an n-sided regular polygon, then this case is same as arranging n distinct objects around a circle। ऐसा क्यों भाई? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आपको अरेंज करना है ऑन द वर्टिसेस ऑफ द n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो दिस इज सेम एज अरेंजिंग देम ऑन अ सर्कल। ऐसा क्यों? देखो, कोई भी अगर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है ना, कोई भी, मान लो मैं स्क्वायर बना देता हूं, मान लो मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, मान लो मैंने लेट्स से एक पेंटागन बना दिया, ठीक, हेक्सागन बना दिया, मतलब कुछ भी बना दिया, कोई भी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बना दिया। अब ये सारे के सारे ना, ये सारे के सारे, ये देखो, लेट मी ट्राई इफ दैट्स पॉसिबल। क्योंकि कोई भी रेगुलर फिगर कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, राइट? थोड़ा सर्कल बुरा बन रहा है बट समझ लो कि वो यही है। क्लियर हुई बात? अब आपको वर्टिसेस पे अरेंज करना है, ठीक है। फिर से कलर चेंज कर रहा हूं ताकि क्लियर हो थोड़ा सा। फिर से आपको इन वर्टिसेस पे अरेंज करना है आपको। इन वर्टिसेस पे, तो आपको नहीं लगता कि वो सेम है? भाई बात तो सेम ही है ना। ओके, शायद कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ ये। देखो, क्या हो रहा है यार? देखो, मान लो यहां अरेंज करना है आपको,
तो आपको लग रहा है सारे के सारे पॉइंट्स में सर्कल है एंड दे आर कैसे अरेंज्ड है, आइडेंटिकली अरेंज्ड है। अगर मैं अब यहाँ से ट्राइंगल हटा भी दूँ, मान लो मैं ट्राइंगल आपको हटा के दिखाता हूँ, लेट से मैं ये ट्राइंगल हटा रहा हूँ, ठीक है यार, चलो छोड़ो यार, हटा नहीं रहा, बट आप समझ गए हो, ये आपको समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ से फिगर रिमूव भी कर दूँ अब तो पॉइंट्स तो सर्कल पे है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी रेगुलर पॉलीगन की वर्टिसेस पे अरेंज करना है ना, तो दिस इज सेम केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। समझ आई बात? क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके। जैसे मैं आपको बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ वेज of seating 6 persons on the chairs arranged at the vertices of a regular hexagon। भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके 6 वर्टेक्स हैं, 6 चेयर्स हैं, 6 लोगों को बिठाना है, कितने नंबर ऑफ फेज हैं? सेम 6 लोग। इस ये कौन सा केस हुआ है? टू अरेंज 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल टेकन ऑल एट अ टाइम। तो आंसर वुड बी 5 फैक्टोरियल, राइट? क्लियर? अब जो मैंने बात करी अरेंजिंग, उनको बिठाने की, जरूरी नहीं कि सिर्फ बिठाना है, हो सकता है वो अराउंड अ रेगुलर पॉलीगन, अराउंड एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑलरेडी बैठे और उसमें उन्हें सेलेक्ट करना हो, तब भी वो सेम केस है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक इसका क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द number of triangles such that रुको triangles using the vertices of a 10-sided regular polygon such that the triangle shares at most one side with the given polygon। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक 10 साइडेड ना रेगुलर पॉलीगन है, 10 साइडेड, उसके वर्टेक्स को यूज करके जितने भी वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन करके मुझे ट्राइंगल्स बनाने हैं, ट्राइंगल्स काउंट करने जितने बन सकते हैं, सच दैट द ट्राइंगल शेयर्स एट मोस्ट वन साइड। या तो कोई साइड कॉमन ना हो या सिर्फ एक साइड कॉमन हो, एक से ज्यादा ना हो, ठीक है? सो इस केस में मैं क्या करूंगा? टोटल ट्राइंगल्स पॉसिबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। भाई 10 वर्टिसेस हैं, कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, 10C3। इसमें से मुझे क्या करना है? वो ट्राइंगल्स हटाने जिसमें तीनों वर्टेक्स सेम या फिर तीनों वर्टेक्स कॉन्सेक्यूटिव सेलेक्ट हो रही हो,
राइट क्यों? देखो ये दिखाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है भाई। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर मेरा एक 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो मैं मान सकता हूँ दैट दीज आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो मैं देखो सर्कल बना के दिखाता हूँ आपको। ये सर्कल बना, इस पे 10 पॉइंट्स हैं क्योंकि 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे करते करते मान लो 10 पॉइंट्स है, मैंने गैप सेम नहीं रखा, मान लो 10 पॉइंट्स है। मान लो 1, 2 और 3 सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो जो ये पॉलीगन बन रहा होगा ना वो ऐसा कुछ बन रहा होगा, ये पॉलीगन एंड सो ऑन, राइट। अब जो ट्राइंगल बनेगा देखो, अगर 1, 2 और 3 सेलेक्ट हो गए तो 1, 2 और 3 सेलेक्ट हो गए तो ट्राइंगल कैसे बनेगा? 1, 2, 3। तो जो ट्राइंगल है ना 1, 2, 3, इसकी 2 साइड्स कॉमन है उस पॉलीगन के साथ, बट मुझे एटमोस्ट 1 चाहिए, या तो नो साइड या 1 साइड। इसके लिए मैं क्या करता हूं ना, इसमें से वो ट्राइंगल्स काउंट कर लेता हूं जिनकी दोनों साइड्स कॉमन है, विथ 2 साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन। यानी कि वो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस वो कितने होंगे? 10। अभी ऊपर दिखाया था ना जब वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसे n ट्रिपलेट्स, n कॉन्सेक्यूटिव ट्रिपलेट्स बनाने के n कॉन्सेक्यूटिव बेसिकली n वेज हैं, 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स चूज करने के n वेज है, अभी ऊपर बताया था। तो 10 हो गए यहाँ पे। सो टोटल रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स कितने होंगे? टोटल रिक्वायर्ड ट्राइंगल वुड बी 10c3 minus 10 इक्वल टू कितना होता है 10c3? 10c3 is 120, 120 minus 10 is 110. So 110 such triangles. अब इसमें से अगर मुझे ब्रेकअप देना हो कि ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे जिनकी एक भी साइड कॉमन ना हो, कितने होंगे भाई? ऐसे कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 10 में से एक सेलेक्ट करो 10c1 इनटू बाकी कितने वर्टेक्सेस बचे मेरे पास? 7, क्योंकि अब मैं किसको सेलेक्ट नहीं कर सकता? मान लो मैंने 1 सेलेक्ट किया तो 10 और 2 को नहीं कर सकता, 7 को ओपन कर दिया। 2 सेलेक्ट करने मतलब 5 नॉट टू बी सिलेक्टेड है। कितने गैप्स हुए? 6 में से 6c2, बट डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, बताया था ना क्यों? अच्छा 2 आएगा ये। कितना हुआ है? 62 is 15, 15 इंटू 10 इज 150, 150 by 3 equal to 50. So 50 such triangles whose no side is common with the polygon. समझ आया? अब उस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट वही था लेकिन क्वेश्चन कितना डिफरेंट है। नो वन कैन इमेजिन कि इसका मतलब उस क्वेश्चन से। कौन से क्वेश्चन से? जहां पे वी सिलेक्टेड 3 पीपल आउट ऑफ n पीपल। क्लियर हुआ है आप तक? क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन इज फाइंड द number of hexagons that can be formed using the vertices of a 15-sided regular polygon if the hexagon has no side common with the given polygon. क्लियर है क्वेश्चन? अब यहाँ पे 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है
उससे आपको उनके वर्टिसेस को ज्वाइन करके हेक्सागन्स बनाने सच दैट नो साइड इज कॉमन. क्लियर क्वेश्चन क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, पूरा सर्कुलर परम्यूटेशन समझ में आया, नंबर ऑफ डिवाइजर समझ में आए. आज का लेक्चर हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट डिस्कस करें. नहीं समझ में आया तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द लेक्चर अगेन. इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. मेरा टेलीग्राम चैनल है दी मैथ्स चैनल. मेरा ईमेल और मेरा टेलीग्राम चैनल दोनों इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा. एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस लेक्चर as usual, as much as you can. Thank you. All the best.